हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आप सभी का मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। इसमें संधि का टॉपिक हम लोगों ने सबसे पहले किया था। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है समास प्रकरणम। समास प्रकरणम में क्या होता है आप लोगों को पता होगा, संधि से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये संधि से मतलब उसमें तो क्या होता है कि दो शब्द जो होते हैं या दो से अधिक शब्द होते हैं वो बिल्कुल सार्थक होते हैं। सार्थक शब्द इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि संधि के रूल इसमें नहीं लगते हैं। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समास प्रकरणम होता क्या है। इसमें क्या होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कितने भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन सभी को हम लोगों को क्या करना है, एक ही शब्द में जोड़ देना है, एक शब्द में मिला देना है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, समास प्रकरणम कहेंगे। समास का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें क्या है कि बोर्ड के द्वारा थोड़ा सा जो है चेंज करके दिया गया है, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कि बोर्ड ने हमारे सिलेबस में जो रखा है वो केवल जो है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। देखो, द्वंद्व समास के अंदर भी जो है बोर्ड ने क्या किया है कि केवल जो है इतरेतर समास को ही हमारे यहाँ पर रखा है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं समास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो समास की आती है वो है हमारे लिए क्या है, परिभाषा है। समास के सबसे पहले जो आती है वो है परिभाषा। परिभाषा को आप लोगों को ध्यान रखना है। संस्कृत में जो परिभाषा है वो आप लोग ध्यान रखिए कि संस्कृत के पेपर में परिभाषा आप लोगों को संस्कृत में ही लिखनी होगी। ठीक है, अगर आपने परिभाषा को जैसे हिंदी में लिखा तो टीचर के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता है जितना हम लोग जो लैंग्वेज का पेपर है उसी लैंग्वेज में अगर उस डेफिनेशन को लिखते हैं तो टीचर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और हमें जो मार्क्स है वो बहुत अधिक और अच्छे देने की वो कोशिश करता है। तो इस चीज के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से कि जो लैंग्वेज हमारा, जिस लैंग्वेज का पेपर है उसी लैंग्वेज में हम लोगों को उसकी डेफिनेशन देनी है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी में हम लोगों को बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत में परिभाषा समास की क्या होती है। क्या होती है, अनेकेषाम। अनेकेषाम का मतलब होता है अनेक पदानाम। अनेक पदानाम, पदानाम का मतलब होगा जो अनेक पद हैं। अनेकेषाम ये जो है बहुवचन का रूप है, पदानाम यहाँ पर नपुंसकलिंग में आया है। तो अनेक जो पद है उसको हमने क्या किया है, एक पदी किया है। यानी कि जो अनेक पद हैं उनको हम लोगों ने एक पद यानी कि एक पद में मिला दिया है। तो एक पद में मिलाने को ही हमने क्या कहा, समास कहा है, या समास प्रकरणम जो हम लोगों ने इसको बोला है। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। वो चीज है हमारे लिए कि दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना। तो मैं आप लोगों से ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दो या दो से अधिक, यानी कि दो पद तो उसमें होंगे ही होंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। एक चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो संधि होती है, देखो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ना थोड़े से मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि समास और संधि। हम लोग क्या करते हैं कि जो समास वाले जो शब्द होते हैं ना उनका भी संधि विच्छेद कर देते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझना होगा। जो संधि होती है वो वर्णों में होती है। ठीक है, जो संधि होती है वो शब्दों में नहीं होती है, वो किसमें होती है, वर्णों में होती है। और जो समास होता है वो शब्दों में होता है। तो पद जो होता है वो क्या होता है कि अगर किसी वाक्य से मैंने शब्द को बाहर निकाल दिया तो वो क्या है, शब्द बन गया। लेकिन शब्द को अगर मैंने किसी वाक्य में लगा दिया तो फिर वो पद बन जाता है। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इसमें यही बात बताई गई है कि दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर समास कहलाता है। ये चीज हमें यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, छोटा रूप होता है, यह संक्षिप्तकरण करना होता है। क्या होता है, संक्षिप्तकरण करना होता है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं संक्षिप्तीकरण। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो छोटा रूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात भी आप लोगों को समझ में, जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ ये प्रतिदिनम, ये प्रतिदिनम एक सामासिक पद है। क्या है? प्रतिदिनम को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सामासिक पद। और ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, दिनम दिनम प्रति, इसको हम लोग बोलेंगे समास विग्रह। इसको क्या बोलेंगे बेटा? समास विग्रह बोलेंगे इसको। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझनी होगी। जो मैंने किया है प्रतिदिन का, वो है दिनम दिनम प्रति। अगर एक बात आप लोग यहाँ अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि मैं कोई भी शब्द है वो एक बार अगर उसकी आवर्ती हो रही है, जैसे मैंने दिन दिन, तो ये जो शब्द आए हैं आवर्ती होगी दिन दिन शब्द की। आवर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन होना। आवर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन होना। तो रिपीट होना यानी कि आवर्ती होना, एक शब्द का 2 बार आना, 3 बार आना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान क्या होती है अव्ययीभाव समास की? दूसरी पहचान होती है कि किसी भी शब्द के आगे जो है अव्यय जुड़ रहा होगा, या फिर किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ रहा होगा, तो वहां पर 100% जो है अव्ययीभाव समास होगा। इसमें फिर आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं आगे अब समास में ही। समास शब्द की उत्पत्ति, समास शब्द की जो उत्पत्ति है, समास शब्द पैदा कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो समास पढ़ रहे हैं, ये समास जो शब्द है ये कैसे बना, इस चीज को आप लोगों को यहां पर समझना होगा। समास शब्द में क्या लिखा हुआ है? सम तो क्या है? एक उपसर्ग पूर्वक अस धातु है, यानी कि उपसर्ग तो जो है इसमें क्या है? पूर्व में जुड़ा हुआ है। वो कौन सा उपसर्ग है? वो है हमारा सम उपसर्ग। और यहाँ पर जो धातु है वो अस धातु है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इसका भू आदेश हो जाता है। अगर अस धातु को हम लोग क्या करते हैं, जब लट्लकार वर्तमान काल में जब इसके रूप चलाते हैं तो इसका आदेश क्या हो जाता है? भू आदेश हो जाता है। तो इसके जो रूप चलेंगे वो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति लिट लकार में, और भवति, भवत, भवंती लट लकार में इसके रूप बन जाते हैं। और इसमें प्रत्यय कौन सा लगाए? घय प्रत्यय लगाए। घय प्रत्यय करने पर समास शब्द का क्या हुआ है? निष्पन्न हुआ है। निष्पन्न का मतलब क्या होता है? समास जो शब्द है वो हमारा बन करके तैयार हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। और मैंने यहां पर समझाया है कि समास शब्द का जो मीनिंग होता है, समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। अब हिंदी में समास शब्द की परिभाषा भी आप लोगों को याद रखनी है। संक्षेप करना अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना। संक्षेप करना या अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या हो जाएगा? समास कहलाता है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मैंने 2-3 तरह से आप लोगों को ये परिभाषा यहाँ पर समझा दी है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। फिर संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ठीक है, और समास में प्राय 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है। ये चीज मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। समास में जो 2 पद होते हैं, उसके पहले वाले पद को तो हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, जिस तरह से आप देखो, ये प्रति जो है इसका पूर्व पद है, और ये दिन जो है इसका क्या है? उत्तर पद है। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। अब देखो, समास शब्द के कितने भेद हैं? समास शब्द के 6 भेद हैं। वैसे मुख्य भेद जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या कर लिया है कि तोड़ करके उनको अलग अलग भेद में रख दिया है। तो यहाँ पर जो समास शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाएगा कि समास शब्द के जो है भेद कितने माने गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जो समास शब्द के जो है मुख्य भेद 4 होते हैं, लेकिन समास जो शब्द है उसके जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, कंप्लीटली आप लोग इस चीज को याद रखोगे। अब बात करते हैं अव्ययभाव समास की। देखो, अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। तो इस चीज का आप लोग यहां पर याद रखिए। इस समास में पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग होता है।
इस समास में पहला पद अव्यय या फिर क्या होता है, उपसर्ग होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि इसका जो है पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। अव्यय जैसे मैंने लिखा यहाँ पर यथा, मैंने लिखा यहाँ पर प्रति, इस टाइप के जो अव्यय होते हैं वो सारे के सारे जो है अव्यय भाव समास में लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग तत्पुरुष समास की ओर। देखो तत्पुरुष समास जो है ना वो कारक के अनुसार चलता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक बहुत अच्छी ट्रिक ये बताते जा रहा हूं, आप लोग इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये चीज अच्छे से याद रख ली तो फिर समास में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तत्पुरुष समास है, पेन और नोटबुक साथ में लेकर जरूर बैठिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है ये बेटा, ये कारक के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है, कारक के अनुसार चलता है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि जो तत्पुरुष समास होता है वो कारक के अनुसार चलता है। कहना का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है विभक्तियां क्या होती है, विभक्तियों का प्रयोग होता है। विभक्तियों का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है। ये चीज आप अच्छे से क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। कर्मधारय समास की बात करते हैं। देखो कर्मधारय समास में क्या होता है, जब आप लोग इसका हिंदी में समास विग्रह करोगे तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि कहीं भी जब समास विग्रह हम लोग करते हैं हिंदी में तो इसमें क्या जुड़ा होता है जो, रूपी और समान। क्या जुड़ा होता है जो, रूपी और समान। ये तीन शब्द जो हैं कहीं ना कहीं अगर वो समास विग्रह में हमें आ जाते हैं या वहां पर नजर आ जाते हैं तो 100% बेटा मान के चलिएगा कि वहां पर कौन सा समास आ जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, बहुत बढ़िया। अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ये चीज का आप लोगों को याद रखना होगा। पहला पद जो है इसमें होता है संख्यावाची होता है। पहला पद जो है इसमें क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से आपको पता है कि जैसे मैंने कहा पंचवटी, अब पंचवटी में अगर मैं एक वृक्ष का नाम पहले बाद में जो कोष्टक में लिख दूंगा तो फिर ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, और मैंने नहीं लिखा तो फिर ये किस में चला जाएगा, द्विगु समास में चला जाएगा। इस बात का भी आपको याद रखना होगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। मतलब पहला पद और दूसरा पद नहीं, तीसरा पद प्रधान होता है। वो जो समास होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास या बहुव्रीहि समास। जो राइट है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है वो है बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, न कि बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में क्या होता है, देखो दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो ये किससे जुड़े होते हैं, दोनों पद, दोनों पद इसमें क्या होते हैं बेटा, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और ये जो है च से जुड़े होते हैं। दोनों पद तो क्या होते हैं,
प्रधान होते हैं और एक किससे जुड़े हुए होते हैं, च से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो समास है, मैंने आप लोगों को इन समास का जो है थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को स्पष्ट में ही दे दिया है, ताकि जब भी इन समास को आप लोग पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये जो ट्रिक्स है, इन समास की जो ये रूपरेखा मैंने यहाँ पर तैयार करी है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जो अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है या तो वो उपसर्ग होगा या फिर वो क्या होने वाला है, हमारा अव्यय होने वाला है। तो वहां पर 100% कौन सा समास हो जाएगा, वहां पर 100% हमारा जो समास होगा वो अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर का जो हमारा समास होता है वो है तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो तत्पुरुष समास होता है, जब ये समास का हम लोग समास विग्रह करते हैं तो वहां पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब सामासिक पद बनाते हैं तो उन विभक्ति चिन्हों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि कहीं भी समास विग्रह करने पर है जो, रूपी और समान, इन तीन शब्दों में से कहीं भी हिंदी में जब हम लोग समास विग्रह करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, इन तीनों शब्दों में से एक भी शब्द अगर मिल गया तो 100% आप लोग ये मान लेना बेटा कि वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वो क्या होता है, वो होता है इसमें द्विगु समास होता है, अर्थात संख्यावाची पद होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रथम जो शब्द है वो संख्या में रहेगा। ठीक है, आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, देखो इन समास की कोई ये सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि आप इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो बहुव्रीहि जो समास होता है वो होता है जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, यानी कि पहला पद या पूर्व पद या फिर उत्तर पद या दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इस चीज का आप लोग अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है हमारा द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पदों को हम लोग किससे जोड़ते हैं, हिंदी में और, अथवा, वा, इन शब्दों से हम जोड़ते हैं और संस्कृत में हम इसे जोड़ते हैं च से। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे समास जो भी बोर्ड ने हमारे सिलेबस में निश्चित किए हैं, दिए हैं, उनको हम लोग क्या है यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम लोगों ने यहाँ पर करी है तत्पुरुष समास की। बोर्ड के द्वारा हमें जो दिया गया है वो तत्पुरुष समास सबसे पहले दिया है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो संस्कृत में इसकी परिभाषा देखने वाले। तो संस्कृत की परिभाषा आप लोगों के संस्कृत के पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को इसको याद करना है, अच्छे से याद करना है। एक बात मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बताने वाला हूं, कोई भी संस्कृत में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इसे नोटबुक में जरूर लिखें। नोटबुक में लिखने के बाद में जब भी आप उसे लिख रहे हो तो उससे अच्छे से ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इसमें हलंत, इसमें विसर्ग, इन चीजों की बहुत बहुत बड़ी गलतियां, बारीक बारीक गलतियां, बहुत बहुत छोटी छोटी गलतियां जो है वो आप लोगों के मार्क्स, जो आप लोगों के नंबर हैं, वो कटवा सकती है। इसलिए आप लोगों को ये चीज अच्छे से याद रखनी होगी कि हमें क्या करना है कि जब भी हम लोग इसे पढ़ रहे होते हैं तो हमें नोटबुक में इसको जरूर लिखना है। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग इस चीज को नोटबुक में लिखते हुए जरूर चलोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो है तत्पुरुष समास। और अभी अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और मैं बताता हूं, जो तत्पुरुष समास होता है ना, उसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब मैं वो सिंपल सी भाषा में आप लोगों को बता रहा हूं, जो उत्तर पद होता है वो होता है हमारा दूसरा पद। कौन सा पद होता है, दूसरा पद होता है। दूसरे पद को ही उत्तर पद कहते हैं, पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, तो उत्तर
पदा अर्थ प्रधानम तत्पुरुष भवति। क्या होता है? उत्तर पद अर्थ प्रधान तत्पुरुष भवति, यानी कि जिस समास का उत्तर पद जो है अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। भवति का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? होना। ठीक है, तो ये परिभाषा अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर पद अर्थ प्रधान, उत्तर पद अर्थ प्रधान तत्पुरुषः भवति। तो कैसे याद रखोगे? उत्तर पद अर्थः प्रधानः तत्पुरुषः भवति। ठीक है, ये अच्छे से आप लोगों को याद रखनी होगी। और जब एक से बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप इसे रिपीट करते रहोगे, बार बार रिपीट करोगे, लिखोगे, तो 100% आपको ये क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। संस्कृत को बहुत एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए, बहुत मजे के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको एंजॉय नहीं किया, इसमें पढ़ा ढंग से नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी गलतियां आप लोगों को करवा सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। आगे इसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन करके दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। ये चीज यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से दी जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा, कान खोल के जरूर सुनिएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से याद। तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। अभी अभी मैंने क्या बोला? तत्पुरुष समास में प्राय हमेशा उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। चलिए आगे बात करते हैं। यथा, जैसे राजः पुरुषः, राज्ञे पुरुषः भी हो सकता है। ठीक है, तो राज्ञे पुरुषः या राज पुरुषः, तो राज पुरुषः यहां पर उत्तर पद पुरुष हैं। ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया पहला पद, और ये क्या हो गया? दूसरा पद। तो इस दूसरे पद को ही क्या बोलते हैं बेटा? उत्तर पद बोलते हैं। इस दूसरे पद को ही क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। और जो समास है तत्पुरुष, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जबरदस्त तरीके से याद रखना है। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इस चीज को बार बार बोल रहा हूं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव जो पेपर आने वाला है ना, ये जो समास है, जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना, वहां पर ये चीज पूछी जा सकती है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो वहां पर ऑप्शन में दिया जा सकता है पूर्व पद, उत्तर पद, अन्य पद, इस तरह से दिया जा सकता है, और कोई या सारे, सभी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर उत्तर पद क्या है? पुरुष है, उसी की प्रधानता है। राज पुरुषम आनिये, यदि ये कहा जाए तो पुरुष को ही लाया जाए, न कि राजा तत्पुरुष समास के। पूर्व पद में जो विभक्ति होती है प्राय उसी के नाम से ही समास का नाम भी होता है। जो पूर्व पद में जो भी विभक्ति होती है उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? समास का नाम यहाँ पर रख देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या सूत्र बनता है? उत्तर पद अर्थ प्रधानो तत्पुरुषः, ये हमारा एक नियम बन जाता है। किसमें बन जाता है? ये संस्कृत में एक सूत्र बन जाता है, आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, आगे फिर क्या दिया? यस्मिन् शब्दे उत्तर पदस्य प्रधान हे भवति स तत्पुरुष समासः। तो कारक चिन्हों से क्या लिखा हुआ है? यस्मिन् शब्दे उत्तर पदस्य प्रधान से भवति स तत्पुरुषः समासः। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस शब्द में उत्तर पद की प्रधानता होती है वो क्या होता है? वह तत्पुरुष समास होता है। बार बार उसी चीज को दोहरान किया जा रहा है। कारक चिन्हों से विग्रह वाला समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी लाइन है कि कारक चिन्हों से जो विग्रह किया जाता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यथा, द्वितीय तत्पुरुष। देखो, प्रथमा तत्पुरुष में हमें कोई मतलब नहीं है, और इस तत्पुरुष को हम लोग यहाँ पर किस तरह से लिख रहे हैं? तत्पुरुष को इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज
हुई है, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे अब तक द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होने के कारण जो पहला पद होगा, अगर उस पहले पद में द्वितीय विभक्ति को लिया गया है, द्वितीय विभक्ति होने के कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं, द्वितीय विभक्ति होने के कारण द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखो जो पहला पद है, उस पहले पद में जो भी विभक्ति होती है, मान लीजिए कि तृतीय विभक्ति लगी हुई है तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रामेण में अगर उस रामेण की जगह रामाय अगर मैंने कर दिया तो चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। रामस्य अगर मैंने कर दिया तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि रामात अगर मैंने कर दिया तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और रामस्य अगर मैंने कर दिया तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जो पहला पद है उसमें जो भी विभक्ति में वहां पर लिख रहा हूं, तो ये सोच लीजिएगा 100% वहां पर क्या होने वाला है, 101% वहां पर वही तत्पुरुष समास होने वाला है। उसी विभक्ति को नाम हम लोग जो है तत्पुरुष समास के आगे जोड़ देंगे। जिस तरह से द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या है इसको जोड़ते हुए जाएंगे। तो बात यही ध्यान देने वाली है कि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होने के कारण द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र को आप अच्छे से याद रखिएगा। द्वितीय श्रुति पतितः गत्याश्य प्राप्त पन्ने, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दिए जा रहे हैं वो है हमारे श्रित, अतीत, पतित, गत, अतेशत, प्राप्त तथा आपन्ह, गामी, बुभुक्षु, इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ये जो शब्द है ना, श्रित, अतीत, पतित, गत, अतेस्त, प्राप्त तथा क्या है आपन्ह, गामी, बुभुक्षु, ये जितने भी शब्द हैं, ये नहीं है, ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द अगर कहीं भी आ रहे हैं तो 100% सोच लेना वहां पर कौन सा समास होने वाला है, तत्पुरुष समास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर कृष्णम श्रित कृष्णाश्रित, क्या लिखा हुआ है, कृष्णाश्रित, कृष्णम श्रित, क्या लिखा हुआ है, कृष्णम श्रित। देखो यहाँ पर श्रित आ गया, तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास हो गया, द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। मतलब उन शब्दों को भी अगर आपने याद कर लिया ना, तो फिर कहीं से भी द्वितीय तत्पुरुष समास जो है आपके गलत नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों से। ठीक है ना, और आपको तो पता है मैं तो रामबाण औषधि आपको ऐसी दे जाता हूं कि बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उस बीमारी की मैंने आपको दवाई दे दी है। ठीक है, अच्छे से, फिर वहां पर कोई बीमारी होने वाली नहीं है इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर यह है कृष्णम श्रित। देखो ये कृष्णम लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। अगर कृष्ण शब्द को मैं देखूं तो जो कृष्ण शब्द है वो क्या है, मेरा जो कृष्ण शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो राम के समान इसकी विभक्तियां चलने वाली है। किसके समान चलेगी इसकी विभक्तियां, राम के समान चलेगी इसकी विभक्तियां। देखो यहाँ पर अगर राम शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है तो राम शब्द के जो म है उस म के अंदर क्या साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है। इस अ के साउंड आने की वजह से मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको अकारांत कर दूंगा। लेकिन इस राम शब्द को मैं क्या बोलने वाला हूं, इस राम शब्द को मैं बोलने वाला हूं पुल्लिंग। क्यों, क्योंकि जो राम शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इस राम शब्द के अनुसार ही मेरे कृष्ण शब्द का भी क्या है, रूप चलने वाला है। क्योंकि राम जिस तरह से पुल्लिंग है, कृष्ण भी उसी तरह से क्या होने वाला है, पुल्लिंग शब्द होने वाला है। तो राम शब्द के जो रूप चलेंगे वो कैसे चलेंगे, रामः, रामः, रामो, रामा, रामः, रामो, रामा। ठीक है, फिर रामम। ये देखो यहां पर प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है। अभी हम लोग, आपको पता है कौन सी विभक्ति वाला तो यहाँ पर समास पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो पहले शब्द में मुझे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति मिल रही नहीं मिल रही है। तो इस चीज का आप लोगों को याद रखना होगा कि जो कृष्ण शब्द है ये कृष्णम बन रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कृष्णम, आपको ये भी पता नहीं है,
आप कुछ भी नहीं जान रहे हो इस चीज को, लेकिन मैंने आप लोगों को फर्स्ट में ही जो जहां पर हम लोगों ने तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास को जो स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, वहां पर मैंने कुछ शब्द आप लोगों को बताए थे कि जितने भी शब्द मैं आपको बता रहा हूं, श्रित, आश्रित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, ये बहुत सारे शब्द मैंने आप लोगों को वहां पर बताए थे। तो ये सारे के सारे शब्द जो है द्वितीय तत्पुरुष समास में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्णम श्रितः, तो कृष्णम द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए प्रथम पद जो है द्वितीय विभक्ति में है, इसका मतलब यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कृष्णम श्रितः कृष्णाश्रित हो जाएगा, कृष्णम श्रित, कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित। अब इस परवर से कोई मतलब नहीं है, ये किस कहां पर किस विभक्ति में आएगा कोई मतलब नहीं है। आप तो ये याद रखो कि यहाँ पर मैंने आपको ये जो शब्द बताए हैं वो द्वितीय विभक्ति के हैं। देखो दुखम अतीतः, अतीत शब्द आ गया, इसका मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुखम में भी वैसे भी द्वितीय विभक्ति। और ये मैं चीज आपको पहले ही बोल चुका हूं, जिस समास का पहला पद जिस भी विभक्ति में है तो फिर वो तत्पुरुष समास की वही विभक्ति तत्पुरुष समास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है, अच्छे से समझ में आ चुकी है, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए नरकम पतितः, पतितः शब्द आ गया, इसका मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। नरकम पतितः, तो नरक पतितः हो गया, नरक में पड़ा हुआ। देखो इधर मैंने इसके अर्थ भी लिखे हुए हैं, अगर आपको किसी शब्द की मीनिंग नहीं समझ में आती है तो आप लोग इस चीज को कर सकते हो। स्वर्गम गतः, तो स्वर्ग गतः ये इसका समासिक पद हो गया, ये क्या हो गया? स्वर्ग में गया हुआ। ठीक है, ग्रहम गतः, इन सभी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने यहां लिख दिया, नरकम लिख दिया, इसमें देखो स्वर्गम, स्वर्गम, ठीक है, इसमें देखो ग्रहम, ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है। अब ये कूपम को अगर मैं यहाँ वहां पर बोर्ड में ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है। सुखम को कैसे लिख दूंगा मैं यहाँ पर? सुखम, इस तरह से लिख सकते हैं। ग्रामम को कैसे लिख सकते हैं? ग्रामम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। इस दुखम को कैसे लिख सकते हैं? इस दुखम को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ग्रहम गतः, ग्रह गतः, घर पर गया हुआ। कूपम अत्यस्तः, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कूपात्यस्तः, कुएं से पार, अत्यस्त मतलब पार उतरना या कुएं से पार चले जाना। सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त हो जाएगा, सुख को प्राप्त हो जाएगा। ग्राम गतः, ग्राम गांव को जाना। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई समझ में दिक्कत वाली बात नहीं। शोकम पतितः, शोकम पतितः, इति। अब ये इति जो शब्द है ना, आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जोड़ दिया तो भी गलत नहीं है और नहीं जोड़ा तो भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो शोक पतितः, शोक में पड़ा हुआ, शोक में डूबा हुआ। कूप पतितः, कुएं में पड़ा हुआ। ठीक है, ये पतितः शब्द जहां पर भी आ रहा है ना, उसके पीछे आप इति शब्द को जोड़ सकते हो। मैंने जो शब्द बताए उनके बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। वो जो शब्द मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं वो द्वितीय विभक्ति के ही शब्द हैं सारे के सारे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है भयमापनः, भयापनः, भय पाने वाला। ग्रामम गामी, ग्राम गामी, गांव को जाने वाला। सारे के सारे आप लोग आसानी से कर सकते हो। चलो हम लोगों ने जो है द्वितीय तत्पुरुष समास तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं तृतीय तत्पुरुष समास। देखो तृतीय तत्पुरुष समास में क्या होता है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। तृतीय तत्पुरुष समास में भी वही पैटर्न है जो हम लोगों ने द्वितीय तत्पुरुष समास में किया था, उसी पैटर्न को आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, कि तृतीय तत्पुरुष समास और द्वितीय तत्पुरुष समास कोई सा भी समास हो, चाहे चतुर्थी तत्पुरुष समास आ जाए, चाहे पंचमी तत्पुरुष समास आ जाए, चाहे षष्ठी आ जाए, चाहे सप्तमी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? केवल जो पहला पद होने वाला है वो उसे विभक्ति का होने वाला है जिस विभक्ति का वो समास है। आई बात समझ में? तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि पहला पद किस विभक्ति में है अगर समास विग्रह होकर के आया है तो। और कुछ शब्द में आपको पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट में आप लोगों को दे रहा हूं कि ये शब्द अगर वहां आ जाते हैं तो 100% वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? वही समास हो जाएगा, चाहे वो तृतीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, कोई सा भी समास हो, हम लोग उस चीज को कर सकते हैं आसानी से।
चले हम लोग देखते हैं तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास में भी मैं वो चीज आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जो द्वितीय तत्पुरुष समास में होती है वही चीज तृतीय तत्पुरुष समास में होती है, कि जो पहला पद होता है वो द्वितीय तत्पुरुष समास में भी वो द्वितीय विभक्ति में होता है, और जो पहला पद होता है वो तृतीय तत्पुरुष समास में वो तृतीय विभक्ति में होता है। इस चीज का आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज आप अच्छे से आप लोग कर सकते हो। जब विग्रह में तत्पुरुष का प्रथम पद तृतीय विभक्ति का हो तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जब भी हम लोग किसी भी सामासिक पद का विग्रह करते हैं, जब सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो पहला पद क्या होता है, तृतीय तत्पुरुष समास का हो जाएगा, अर्थात वो तृतीय विभक्ति का होगा ही होगा, 100% होने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसमें देखो कौन कौन से शब्द आने वाले हैं, पूर्व, षट, सम, ऊन, कलह, निपुण, हीन, रहित, मिश्र, सलक्षण जिसे हम चिकना बोलते हैं, ये जितने भी शब्द मैंने यहां पर दिए हैं, इन शब्दों का प्रयोग अगर समास विग्रह में या सामासिक पद में कहीं भी दिया हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी दिया हुआ है तो 100% वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर समास विग्रह के पहले पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो, ठीक है। तो मुझे यहां पर आप लोगों को दिक्कत समझ में आपको अच्छे से आ गया है, ठीक है। देखो इनके समानार्थक शब्दों का भी प्रयोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं। भैया यही शब्द नहीं है, इनसे जो भी रिलेशन वाले शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, तो इन चीजों को भी आप लोग यहां पर इंक्लूड कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। उसे हम लोग तृतीय तत्पुरुष समास यहां पर कहने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। हरित्रात यानी कि हरिणात्रात, ये हरिणा जो शब्द है ना, ये तृतीय विभक्ति है, ये तृतीय विभक्ति है। किस शब्द की तृतीय विभक्ति है, हरि शब्द की तृतीय विभक्ति है, ठीक है। हरि शब्द क्या है, हरि जो शब्द है वो कि कौन सा, इकारांत शब्द है। हरि शब्द जो है वो इकारांत शब्द है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इकारांत में भी कौन सा शब्द है, इकारांत में भी वो पुल्लिंग शब्द है, इकारांत में भी कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से विष्णु त्रात, विष्णुना त्रात, विष्णु के द्वारा त्रात। खड़गेन, खड़गेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति में आ गया। ये देखो हत, हत, देवेन तृतीय विभक्ति में आ गया। हस्तलेखिन, हस्तेन तृतीय विभक्ति में आ गया। विद्याहीन, विद्येहीन, विद्या से हीन। गुणहीन, गुणेन हीन, गुणों से हीन। ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर दिए हैं, सभी 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 शब्दों में जो है पहला पद जो है वो क्या है, तृतीय विभक्ति में मैंने यहाँ पर रखा है। अर्थात फिर मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि इन सभी सामासिक पदों में कौन सा समास है, तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पर है, ठीक है। तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो खड़गहतः, खड़गेन, ये खड़गेन जो शब्द है ना, इसमें भी तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। इसमें बाणेन, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। देवेन, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें भी तृतीय विभक्ति है। कर लोगे, ये सारे के सारे शब्दों में तृतीय विभक्ति है। तो इसका मतलब हमारे लिए ये सबसे बेस्ट बात हो गई कि पहले पद में जो भी विभक्ति होगी उसे हम वही समास तत्पुरुष में मान लेंगे, 100% मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, कालिदास रचितम, कालिदासेन, कालिदासेन, इसका मतलब इस कालिदास में कौन सी विभक्ति हो गई, इसमें हो गई हमारे पास तृतीय विभक्ति, ठीक है। कालिदास एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कालिदास कौन सा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और इसमें हो गई हमारे लिए तृतीय विभक्ति। तो हमारे लिए कौन सा समास हुआ, तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो देखें, कालिदासेन रचितम, कालिदास के द्वारा रचित। हिंदी में देखो, के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, या फिर के द्वारा, तो वहां पर भी तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। तो यहां पर तो कोई दिक्कत हमें आई नहीं रही ना। देखो, पक्ष पूर्व, पक्षेण पूर्व, पक्ष से पूर्व, पक्षेण पूर्व, पक्षेण पूर्व, मतलब पक्षेण जो शब्द है वो क्या है, जो पक्षेण शब्द है वो है हमारा
तृतीया तत्पुरुष समास में, यानी कि इसमें भी हमें कौन सी विभक्ति आ रही है, तृतीया विभक्ति आ रही है। तो 100% यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया। तो फिर तत्पुरुष समास भी कौन सा हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास भी यहाँ में हम लोगों ने ले लिया है। आगे है एकोनम। तो एकेन जो शब्द है, ये एकेन जो शब्द है वो भी क्या है, तृतीया में है। जब तृतीया में ये आता है तो 100% फिर यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो समास विग्रह हम लोग कर रहे हैं, उस समास विग्रह का जो पहला पद है, उस पहले पद में कौन सी विभक्ति है, तो फिर आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। आचार निपुण, निपुण शब्द आ गया, तो आचारेण। देखो इसमें क्या होता है, ये र आया ना, इस र की वजह से ये अण जो है वो न था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अण कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि र के पहले, र के बाद में कोई भी न होता है तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, अण में चेंज कर देते हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। आचरण से निपुण, आचारेण निपुण, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये है यहाँ पर निपुण। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थी तत्पुरुष समास पे आ जाओ। देखो चतुर्थी तत्पुरुष समास का बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये सूत्र है आप लोगों के लिए, नियम है आप लोगों के लिए, बहुत जबरदस्त है ये, कि चतुर्थी कदर्थः बलि हित सुख रक्षित। तो क्या हो रहा है, बलि हित सुख रक्षित, ये जो 4 शब्द मैंने यहां दिए ना, अगर ये कहीं भी किसी भी समास विग्रह में आपको दे दिए जाए तो फिर ये मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि वहां पर 100% जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, 100% होगा वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत आपको वहां पर आने वाली नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोगों को ये चीज, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। बलि हित सुख और रक्षित शब्द जहां पर भी आ जाए वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं अब एक एक करके। देखो यहां पर युप दारुह, ये युपाय, अरे रामाय, बालकाय, जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूं ना, सारे के सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अगर नपुंसकलिंग में भी बोलूंगा तो भी वही विभक्ति होने वाली है। तो यहां पर अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। 100% आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, अब कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये यज्ञ के लिए लकड़ी, यानी कि के लिए जहां पर भी शब्द आ गया उसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। तो आप लोगों को ये जो हिंदी वाले जो वाक्य हैं ये आप लोगों को हेल्प करेंगे। किस चीज के लिए हेल्प करेंगे, हिंदी के पेपर में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके वहां भी समास का टॉपिक है, आपके संस्कृत में भी समास का टॉपिक है। तो इस चीज में आप लोगों को रिलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखें भोजनानम, तो भोजनाय अन्नम, तो ये भोजनाय शब्द यहां पर चतुर्थी विभक्ति में हो गया। उसी तरह से व्रताय यहां पर चतुर्थी विभक्ति में हो गया। भूतव्य यहां पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन शब्द हो गया। आगे है काक्यभ्य, यहां पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो गया। नराय यहां पर चतुर्थी विभक्ति में है। जनाय यहां पर चतुर्थी विभक्ति में, पाठाय चतुर्थी विभक्ति में, धनाय चतुर्थी विभक्ति में, स्नानाय चतुर्थी विभक्ति में। देखो जितने भी शब्द मैंने यहां पर अंडरलाइन किए हैं वो सारे के सारे शब्द जो है प्रथम पद हैं, लेकिन फिर भी कौन सी विभक्ति में है, चतुर्थी विभक्ति में है। तो 100% आप लोग यहां पर बता सकते हो कि ये जो समास है, ये समास विग्रह में जो सामासिक पद हैं या समास विग्रह जो है वो सारे के सारे क्या हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास में दिए गए हैं। फिर कोई दिक्कत आपको यहां नहीं आएगी, बहुत अच्छे तरह से। और आप लोग यहां पर ये भी देख लो, इसमें देखो के लिए, 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 ठीक है, आ रहा है ना के लिए। तो जितने भी शब्द हैं सोच लेना 100% कि यहां पर कौन सा समास होने वाला है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे है पंचमी तत्पुरुष समास। देखो पंचमी तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास का प्रथम पद क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति में हो जाएगा। जब प्रथम पद पंचमी विभक्ति में हो जाएगा, आप ध्यान दो, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है कि द्वितीया, पहला पद द्वितीया में हो, पहला पद तृतीया में हो, चतुर्थी में हो, कोई सी भी विभक्ति में हो, उसे हम लोग वही समास का नाम दे देते हैं। अगर पहला पद होगा द्वितीया में तो द्वितीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, पहला पद तृतीया में होगा तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। देखो नाम देने में आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो शब्द आ रहे हैं ना, वो किस किस विभक्ति में शब्द आ रहे हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी होगी, लिखना होगा इस चीज को, और बार बार पढ़ना होगा, और नहीं पढ़ा तो याद भी नहीं रहेगा। ये संस्कृत है बेटा, ध्यान रखना। सूत्र है हमारा पंचमी भयेन, जहां पर भी भय, भी, भीति, इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो 100% वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो चोर भयम, चोरात भीतः, फिर गुरु भीतः, ये भीतः शब्द आ रहा है सब में। देखो पाप मुक्त है यहां पर नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अपादान के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में भी पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। जो यहां पर हो रहा है पाप से मुक्त, पापों से अलग हो चुका है, इसलिए यहां पर पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, 100% हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप लोग कर ला। आगे है हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। देखो इसका बहुत छोटा सा एक सूत्र दिया हुआ है, षष्ठी। जो पहला पद होता है वो क्या होता है, षष्ठी विभक्ति में होता है, जैसे रामस्य, बालकस्य, इस तरह से। ठीक है ना, तो षष्ठी विभक्ति में अगर पहला पद होगा और दो शब्दों के बीच में, दो पदों के बीच में अगर संबंध स्थापित किया जा रहा होगा तो 100% वहां पर क्या होने वाला है, षष्ठी तत्पुरुष समास होने वाला है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज पुरुष, तो राज्ञ पुरुष, जो राज्ञ शब्द है ना, वो राजा शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो 100% कौन सा समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर हो चुका है। देव पूजा, देवस्य पूजा, तो देवस्य, रामस्य, बालकस्य, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो हमें इसमें कर सकते हैं। देखो रत्ना नाम, ये षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन है, बहुवचन शब्द है। आपको पता है ना, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में भी पुरुष तो 3 ही होते हैं, इंग्लिश में भी 3 ही होते हैं, तो ये चीज तो लैंग्वेज की समान है। देशभक्त है, देशस्य भक्त है, देखो ये भी क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, देशस्य भक्त है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका भी एकदम बहुत अच्छा रोल होने वाला है। विद्यालय, विद्याया, आले, देखो पहला पद षष्ठी विभक्ति में आया है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखेगा। राज्ञ पुरुष, देव पूजा, रत्नाकर, देशभक्त, विद्यालय, तो जहां जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि दो शब्दों के बीच में, दो पदों के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो वहां पर 100% षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब बात करेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास की। सप्तमी तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत छोटा सा यहां पर शब्द दिया हुआ है, शौंड। क्या दिया हुआ है, शौंड। ठीक है, तो क्या लिखा, सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों को शौंड, चतुर, द्रुत, प्रवीण, पटु, पंडित, कुशल, चपल और निपुण, ये जितने भी शब्द मैंने आपको यहां बताए ना, ये षष्ठी नहीं सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होते हैं। अब याद रखना, जो 6 विभक्तियां मैंने आप लोगों को पहले बताई, उनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जब इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो फिर कौन सी विभक्ति में होता है, सप्तमी विभक्ति में होता है, तो 100% वहां पर कौन सा समास होने वाला है, सप्तमी तत्पुरुष समास वहां पर होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां पर भी शौंड, धूर्त, प्रवीण, पटु, पंडित, कुशल, चपल और निपुण शब्दों का प्रयोग होता है, तो फिर वहां पर समास हो जाएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। अक्षशौंड, तो क्या हो जाएगा, अक्षेषु शौंड। अरे रामे रामेशु, होगा नहीं होगा, रामे रामयो रामेशु। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हुआ नहीं हुआ, हो गया। अरे बहुवचन हो पहला पद, एक वचन हो पहला पद, द्विवचन हो पहला पद, उससे कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन वो वचन से नहीं, हमें तो ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर वहां पर आ रहा है तो फिर 100% वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पहला पद कौन सा होगा, एक वचन में सप्तमी, द्विवचन में सप्तमी, या सप्तमी एक वचन, सप्तमी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन। आसानी से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए कटे, जैसे रामे, ध्यानेन, रामे, वीणाया, रामाया। ठीक है, कार्य, रामे, ये सारे के सारे शब्द आप अच्छे से कर सकते हो। देखो यहां तो आ रहा है, शौंड, प्रवीण, मग्न, निपुण, कुशल,
वो सारे के सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो मैंने यहाँ दिए हैं। अगर ये शब्द यहाँ पर आते हैं तो फिर सोच लेना कि वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो शब्द मैं यहाँ पर बता रहा हूं ना, बस इन शब्दों को अगर आप लोगों ने अच्छे से याद रख लिया तो फिर कोई भी दिक्कत यहाँ पर आने वाली आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो ये समास वाला, ये आधा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब जो आधा टॉपिक बचा है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें आप लोगों से चाहता हूं कि जो भी बाकी के जो टॉपिक हैं वो आप लोगों को जल्दी से मिले, इसलिए इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो बेल आइकन आपको दिया हुआ है पास में, मोशन फाउंडेशन चैनल के जो पास में दिया हुआ है, उस बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है वो बहुत स्पीड से जल्दी से प्राप्त हो। और इस मोशन यूट्यूब चैनल को आप लोगों को जो है शेयर जरूर करना है ताकि आपको भी फायदा और सभी को भी फायदा। ठीक है बेटा, इस चीज का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू।